हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोनाउन। हमारा प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और हमने देखा कि कैसे मतलब जैसे कि कोई बट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, बिटवीन वगैरह आ जाए, उसके बाद नॉमिनेटिव केस लगता है, ऑब्जेक्टिव केस लगता है। और हमने ये भी देखा कि कंपेयर करते तो कैसे कौन से नॉमिनेटिव कहाँ यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इट। और मैंने बताया भी था कि मेरी टेंस की प्लेलिस्ट है, उसका वीडियो नंबर 23 है, वो भी एक बार आप देख लेना इस वीडियो को करने से पहले, ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल में पढ़ाया था, बहुत डिटेल में, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा लिया है। तो हमारा आज का टॉपिक है, मतलब प्रोनाउन के अंदर ही आज का पॉइंट है यूज़ ऑफ इट। यूज़ ऑफ इट, क्योंकि इट भी एक प्रोनाउन ही है, ठीक है। तो वहाँ जो पढ़ाया था वो भी है, यहाँ पर कुछ और नया भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने एक बात ध्यान रखना है, यदि मान लो किसी सब्जेक्ट की जगह आ गया इट, ठीक है, और इट के बाद में आ गई बी वर्ब। बी वर्ब क्या होती है मैं पहले आपको बता देता हूँ। बी वर्ब का मतलब होता है होना, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट फॉर्म है बी यानी कि होना। इज, आर और एम जब इसको वर्ब के रूप में उपयोग लिया जाता है, मेन वर्ब के रूप में, तो इन्हें भी बी वर्ब बोलते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। थर्ड फॉर्म होती है बीन। फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, ठीक है। तो बी वर्ब का मतलब होता है इज, आर, एम, और बी खुद, ये भी एक वर्ब है। सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन और फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, ठीक है। तो बी वर्ब के इट के बाद यदि कोई बी वर्ब आ जाए, बी वर्ब की कोई भी फॉर्म आ जाए, भले इज, आर, एम आ जाए, वॉज, वर आ जाए, बीन आ जाए, बीइंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, और उसके बाद हम प्रोनाउन अगर यूज करें तो वो प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा तुम्हारे घर में मान लो तुम्हारा दोस्त आया, ठीक है। तुम्हारी मम्मी को इतना पता है कि कोई दोस्त है, वो उससे मिलने आया है, ठीक है, और फिर वो चला गया। तो फिर तुम्हारी मम्मी ने पूछा कि वो कौन था, तो तुम क्या कहोगे। मान लो तुम्हारा दोस्त का नाम है मुकेश, तो तुम अपनी मम्मी को कहोगे कि ये मुकेश था जो मुझसे मिलने आया था। तो आप ऐसे कहोगे, इट वॉज मुकेश हु केम टू मीट मी, ठीक है। तो वॉज के बाद में हमने क्या लिखा, मुकेश, और मुकेश क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट वॉज ही, यानी कि ये वो था, ठीक है। या फिर आगे जो भी लिखना चाह करके वो लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी तो नॉमिनेटिव केस ही है। तो यदि इट सब्जेक्ट है, उसके बाद बी वर्ब आ जाए, यानी कि वॉज, वर, इज, आर, एम, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और उस बी वर्ब के बाद में यदि कोई प्रोनाउन लिखा गया है या नाउन लिखा गया है, ठीक है, तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही आएगा, ठीक है। एक तो ये नियम ध्यान रखना। ये बी वर्ब क्या होती है, ये कहीं ऊपर साइड में वगैरह लिख लो, ठीक है। अब देखो, इसी तरह कोई जानवर है, कोई निर्जीव है, निर्जीव पदार्थ है, कोई देश है या शिशु है, ठीक है, इसको दर्शाने के लिए भी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको दो नियम बताए कि इट के बाद बी वर्ब आ जाए तो आगे प्रोनाउन किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में। और एक ये कि जानवर हो, शिशु हो, निर्जीव पदार्थ हो, देश हो, तो उसके लिए भी हम प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो नियम हमने पढ़े,
तो मैं इन दोनों नियमों को व्यवस्थित ढंग से वीडियो को पॉज करके लिख लेता हूँ, क्योंकि फिर मैं आपके सामने लिखने बैठूंगा क्या मतलब, 10 मिनट वैसे ही चले जाएगी। वीडियो में आधा घंटे का बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करके ये जो 2 नियम है मैं इसको लिख लेता हूँ। तो मैंने जो आपको 2 नियम पढ़ाए वो मैंने यहाँ पर लिख लिए है। देखो इसको एक बार फिर वापस देख लेते हैं। यदि इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद बी वर्ब के किसी भी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। जैसे कि इट है, इसके बाद वॉज आ गया, ये बी वर्ब है, और फिर आ गया राम, तो राम क्या है, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। हु केम टू मीट मी, इट वॉज यू, तो यू क्या है, ये भी नॉमिनेटिव केस है। हु आर टू ब्लेम, ठीक है। तो ये मैंने ये नियम पढ़ाया था। एक ये भी पढ़ाया था कि इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश या शिशु के लिए होता है, ठीक है। और इट का बहुवचन क्या होता है, दे। अब देखो, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। अमेरिका एक विकसित देश है। इट इज अ सुपर पावर, यह एक महाशक्ति है, ठीक है। तो इट किसके लिए आया, किसका प्रोनाउन है, अमेरिका का, ठीक है। तो इट प्रोनाउन है वो तो मैं पता ही है, तो ये देश के प्रोनाउन के रूप में भी आ सकता है। श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज, श्रीलंका और पाकिस्तान विकासशील देश है। दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म, वो आंतरिक आतंकवाद को झेल रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि शायद 2-2.5 साल पहले श्रीलंका के एक चर्च में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आत्मघाती हमला हुआ था। तो हमारे यहाँ भी होते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह। तो ये जो दे आया है, ये किसके लिए आया है, देश के लिए तो आया है। ये देश और ये 2 देश है, तो बहुवचन है। अकेला होता तो अमेरिका के लिए जैसे इट लिखा, तो यहाँ पर 2 देश है, तो इट का बहुवचन दे लिखा, तभी मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट का बहुवचन दे होता है। हियर इज योर बुक, यानी कि यहाँ पर ये तुम्हारी बुक है। टेक इट अवे, इसको यहाँ से ले जाओ, ठीक है। तो बुक के लिए क्या आया है, इट, क्योंकि बुक क्या निर्जीव वस्तु है। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, यानी कि घोड़ा था वो गिर गया और अपनी टांग थी वो उसने तोड़ दी, ठीक है। तो इट्स किसके लिए आया है, घोड़े के लिए आया, क्योंकि घोड़ा क्या है, जानवर है। When I saw the child, it was crying, जब मैंने बच्चे को देखा वो रो रहा था। तो यहाँ पर इट किसके लिए आया है, बच्चे के लिए आया है, ठीक है। इसी तरह इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, ठीक है। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, यानी कि किसी की फॉल्ट को निकालना बहुत ही इजी है। इट इज डाउटफुल वेदर ही विल कम, यानी कि ये बहुत ही डाउटफुल है कि वो कब आएगा। इट इज सर्टेन, यानी ये बात तो निश्चित है। यू आर रॉन्ग, कि तुम गलत हो। कभी कभार क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट हमें नहीं मिलता, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा वाक्य जिसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा, लावारिस है, तब हम उसको ये मान लो कि इट है। जब कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो आप इट तो लगा ही लो, ठीक है, और वो 99% सही हो जाता है, ठीक है। मतलब गलतियां निकालना बहुत आसान है, ये वाक्य है, ठीक है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, हिंदी में बोल तो कोई दिख ही नहीं रहा कोई सब्जेक्ट, गलतियां निकालना आसान है, लेकिन सब्जेक्ट हिंदी में नहीं दिख रहा, तो यानी कि ये वाक्य लावारिस है, सब्जेक्ट है ही नहीं इसका। तो जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं है उसका इट, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता उसका इट तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि जानवर हो, निर्जीव पदार्थ हो, देश हो या शिशु हो, इसके लिए हम इट का प्रोनाउन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, इट वॉज राम, ये तो मैंने पहले तो ये बताया कि इट आ गया, फिर बी वर्ब आ गई, और फिर क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस। लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किसी चीज पर दबाव देना हो या जोर देना हो, ठीक है। मान लो किसी ने आपका गिलास तोड़ दिया, ठीक है, तो आप उसको जोर देके कहोगे कि ये तुम थे जिसने गिलास तोड़ा, मतलब इट वॉज यू हु ब्रोक द ग्लास,
ठीक है, यह तुम थे जिसने गलती की, इट वॉज यू हु मेड द मिस्टेक। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इट और वॉज के बाद नॉमिनेटिव जो आया वो किसके लिए आता है, किसी उस सब्जेक्ट पर जो यहाँ पर लिखा जाता है नॉमिनेटिव केस के रूप में। ठीक है, जो प्रोनाउन लिखा जाता है उस प्रोनाउन पर जोर देने के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक तो ये, इसके आगे वाला मैं ये नियम पढ़ाऊंगा कि कैसे किसी चीज पर जोर देने के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अब देखो, ये मैं वैसे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आई बटन आएगा, उस आई बटन के अंदर आप क्लिक करना, और मैं पहले ही बता चुका हूँ वैसे तो पिछले वीडियो में, लेकिन अगर नहीं देखा तो फिर भी मैं कहता हूँ कि इसका इट देखने से पहले आप वो एक वीडियो देख लेना। ठीक है, कि मेरी जो टेंस की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लेसन नंबर 23, क्योंकि वहाँ पर इट मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है, और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है तो जो जरूरी चीज़ थी वही पढ़ाई है, और जो चीज़ वहाँ पर इट के जो पॉइंट मैंने वहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं उन पॉइंट को यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे कि ये वाला पॉइंट था वो मैंने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था तो यहाँ पर कर लिया, ये वाला पॉइंट वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था तो यहाँ पर कर लिया, लेकिन जो पॉइंट मैंने वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है उस पॉइंट को मैं यहाँ पर ऊपर से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप वहां जाकर वो वीडियो देखोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दो चीजें बार बार पढ़नी पड़ेगी। वहां पर मैंने डिटेल में पढ़ाया है वो पॉइंट, तो आप वहां जाकर के देख लेना, या आई बटन आएगा, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप देख लेना। तो इट का प्रयोग किसके लिए होता है, ये कोई मौसम है, जैसे कि मैंने कहा कि बारिश हो रही है। अब इस वाक्य का कोई सब्जेक्ट है नहीं है, ठीक है, तो यदि कोई मौसम संबंधी कोई वाक्य है तो उसका सब्जेक्ट हमेशा ही इट होगा। यदि समय के संबंधित कोई वाक्य है, टाइम के संबंधित, तो उसका सब्जेक्ट हमेशा ही एक इट होगा। इसी तरह मान लो टेम्परेचर है या डिस्टेंस है, ऐसे कोई वाक्य है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने उस वीडियो में लेसन 23 में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी देख लेना। तो इट का प्रयोग मौसम है, समय है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए क्यों, क्योंकि इट है, इट क्या करता है, इट परिचय देता है, इट परिचय देता है। किसका परिचय देता है, मौसम का, समय का, टेम्परेचर का, डिस्टेंस का। तो परिचय देता है मतलब इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस करने वाले सब्जेक्ट के रूप में काम आता है, यानी कि इसको इट है, इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो यदि कोई मौसम संबंधित वाक्य है तो वहां पर इट सब्जेक्ट के रूप में आएगा और मौसम का परिचय देगा। समय के संबंधित कोई वाक्य है तो वहां पर आएगा इट और समय का परिचय देगा कि समय क्या हुआ, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है। इससे संबंधित कोई वाक्य है तो इट वहां पर परिचय देता है इन सब चीजों का, और वहां पर एक परिचय देने वाले सब्जेक्ट यानी कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम आता है, ठीक है। तो मैंने दो नियम वापिस पढ़ाए आपको, एक तो ये कि ये वाला स्ट्रक्चर, पहले तो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखाना सिखाया, फिर मैं अब ये कह रहा हूं कि ये वाला स्ट्रक्चर तब फॉलो करते हैं जब हमें उस प्रोनाउन पर या उस सब्जेक्ट पर जोर देना हो, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। दूसरी बात, यदि कभी मौसम है, समय है, टेम्परेचर है और डिस्टेंस है, इसके कोई वाक्य हो तो वहां पर सब्जेक्ट के रूप में कोई नहीं होता, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में इट का उपयोग वहां पर मौसम, समय, टेम्परेचर और डिस्टेंस का परिचय देने के लिए इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो पहले तो आप इतना लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, और फिर ये जो दो नियम मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है, इन नियमों को भी मैं लिख लेता हूं। तो मैं साइड में हो गया, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि इट का प्रयोग टाइम हो, वेदर यानी मौसम हो, टेम्परेचर हो, डिस्टेंस हो या और भी कोई प्राकृतिक दशक हो, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी कि परिचय देने वाले सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है।
और ऐसे जो भी वाक्य होते हैं उसमें जब इट का प्रयोग किया जाता है तो उस केस में इट को क्या कहते हैं, एम्प्टी इट, यानी कि खाली इट, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि मैं ये लिखूं इट इज रेनिंग, ठीक है, यानी कि बारिश हो रही है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसके लिए तो इज आ गया और बारिश को आ गया रेनिंग। अब इट के लिए हिंदी में कोई भी ऐसे यहां पर बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो सिर्फ ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब हम इट का प्रयोग टाइम बताते हैं, वेदर बताते हैं, टेम्परेचर बताते हैं, डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में इट को क्या कहते हैं, एम्प्टी इट, यानी कि खाली इट है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो जैसे कि मौसम या टाइम बता रहे हैं, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज विंटर यानी कि सर्दी है, इट इज मार्च यानी कि मार्च महीना है, इट रेन्स यानी बारिश होती है, इट थंडर्स यानी कि तूफान आता है, इट इज विंटर यानी कि सर्दी है। दो बार लिख लिया क्या? अब देखो इट इज मॉर्निंग यानी कि सुबह है, इट इज 6 o'clock यानी कि 6 बजे है, इट इज मंडे यानी कि सोमवार है, इट स्नोज यानी कि बर्फबारी होती है, स्नो होती है, इट इज फाइन यानी कि ये अच्छा है, इट इज 10 o'clock यानी कि 10 बजे है, ठीक है। तो हम टाइम, वेदर और टेम्परेचर, ठीक है, और ये कैसे और क्यों यूज होते हैं वो मैंने, ये आई बटन आया होगा वहाँ पर जा करके आप देख लेना, लेसन नंबर 23 वाला वीडियो, क्योंकि ये पॉइंट मैंने वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से मतलब किया है। और मैंने बताया था कि इट का प्रयोग सेंटेंस में बी वर्ब के साथ नाउन या प्रोनाउन के सब्जेक्ट के रूप में उस पर जोर देने के लिए किया जाता है। मैंने कहा था कि इट के बाद बी वर्ब आए तो आगे नॉमिनेटिव केस आता है, तो वो स्ट्रक्चर उस नाउन या प्रोनाउन पर उस सब्जेक्ट के रूप में जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे कि इट वॉज ही यानी कि यह वह था, हु मेड द मिस्टेक जिसने गलती की, यानी कि ये कौन था, ये वो था जिसने गलती की। इट वॉज यू हु बिगिन द क्वेरल यानी कि ये तुम थे जिसने झगड़ा शुरू किया। ये जो क्वेरल है, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा या लड़ाई, लड़ाई या झगड़ा, इसको बोलते क्वेरल। तो इट वॉज यू यानी कि ये तुम थे, हु बिगेन द क्वेरल जिसने लड़ाई शुरू की, जिसने झगड़ा शुरू किया। इट वॉज आई यानी कि ये मैं था जिसने पहली बार प्रोटेस्ट किया, हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। तो ये सब्जेक्ट मैं जोर देने के लिए किया जा रहा है कि हाँ मैंने। इट वॉज शी यानी कि ये वो थी, हु ब्रोक द ग्लास जिसने ग्लास तोड़ा, ये वो थी, मतलब उस पर जोर दे रहे हैं। इट वॉज अ सिली फिश दैट इज कॉट ट्वाइस विथ द सेम बैट यानी कि ये वो पागल मछली है जो एक ही बैट से 2 बार पकड़ी गई, एक बार पकड़ी गई, छोड़ दिया तो फिर वापस आके वहीं पर आ गई, तो वापस पकड़ी गई, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, ठीक है, और टाइम, वेदर, टेम्परेचर और डिस्टेंस बताने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में तो आता ही आता है। अब देखो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन को जब भी इसका प्रोनाउन यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने लिखा टीम, ज्यूरी, आर्मी, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। नाउन टॉपिक में कलेक्टिव नाउन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। जब कलेक्टिव नाउन का प्रोनाउन जब यूज किया जाता है और जब ये सिंगुलर फॉर्म में इसका कलेक्टिव नाउन का उपयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जा रहा है, तो उसका प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, इट होगा, ठीक है। ये एक तो नियम है। और आप कई बार कंफ्यूज भी होते हो कि दैट और इट में अंतर क्या है। मैं ऐसे बोलूं कि दैट इज बुक या ऐसे बोलूं इट इज बुक, क्या बोलूं, मतलब दैट बोलना चाहिए कि इट बोलना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नियम है कि मतलब देखो जैसे कि इट है, आप दैट जैसे कि जैसे लिखा दिस और एक लिखा दैट, तो इससे पता चल जाएगा कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि दिस यानी कि ये यही भी है और दैट यानी कि वो दूर खड़ी है, तो यदि कोई चीज मेरे नजदीक है दिस और दैट, ठीक है, नजदीक है तो दिस का प्रयोग करूंगा, दूर है तो दैट का प्रयोग करूंगा, यदि कोई सिंगुलर है नाउन तो। लेकिन इट से पता नहीं चलता
कि वो वस्तु नजदीक है या दूर है। ठीक है, इसी तरह मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस बुक इज माइन। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इट बुक इज माइन। क्यों? क्योंकि इट के बाद में कभी भी डायरेक्ट नाउन नहीं आता, लेकिन दिस और दैट के बाद में डायरेक्ट नाउन है वो आ जाता है। ठीक है, इसी तरह इट का प्रयोग मैं यहाँ पर तो मौसम के लिए कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर दैट के लिए, दैट का प्रयोग मैं मौसम के लिए नहीं कर सकता। ऐसे नहीं लिख सकता दैट इज रेनिंग, दैट इज 6 o'clock, दैट इज मॉर्निंग, दैट इज मार्च, दैट इज रेन, दैट इज थंडर्स, दैट इज मंडे, दैट इज 6 o'clock। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, तो वहां पर इट का ही प्रयोग होगा, वहां दैट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और यदि कोई वस्तु निर्जीव है, ठीक है, तो उसके लिए ज्यादातर हम प्रोनाउन के रूप में इट का ही प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है, मतलब इसको तो हिंदी में लिखा हुआ होगा यह, और इसका हुआ हिंदी में होगा वह, क्योंकि वो दूर है और यह नजदीक है। ठीक है, लेकिन कई बार सब्जेक्ट के रूप में हिंदी में कुछ लिखा हुआ ही नहीं होता, तब भी वहां पर इट आ जाता है। ठीक है, और दिस और दैट ये बिना सब्जेक्ट के, मतलब हिंदी में लिखा हुआ होना चाहिए कि यह या वह, तो ही आएंगे, वरना दिस और दैट नहीं आते। ठीक है, तो ये कुछ दिस और दैट और इज में अंतर था, कि एक तो ये कि दैट और इज में अंतर ये कि इट से पता नहीं चलता कि वस्तु दूर है या नज़दीक है, लेकिन दैट उसे पता चल जाता है दिस और दैट से। ठीक, दिस से और दैट से ये पता चल जाता है कि वस्तु नज़दीक है कि दूर है। एक ये भी होता है कि दिस और दैट के बाद में नाउन यूज में आ जाता है, जबकि इट के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होता। एक ये भी कि इट का प्रयोग हम यहाँ पर मौसम, समय, टेम्परेचर, डिस्टेंस बताने के लिए कर सकते हैं, जबकि दैट का प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत से ऐसे सब्जेक्ट वाक्य होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट लिखा हुआ भी नहीं होता, तो वहाँ पर भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दैट का प्रयोग और दिस का प्रयोग हम वहाँ पर कभी नहीं कर सकते जहाँ पर सब्जेक्ट में यह या वह शब्द नहीं लिखे गए। वह निर्जीव के लिए, यह भी निर्जीव के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स डिफरेंट थे दिस और इट के अंदर। दैट तो मैंने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, तो चलो इसको भी मैं एक दो नियम हैं। ठीक है, एक तो ये कलेक्टिव नाउन वाला, कि कलेक्टिव नाउन को जब सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो उसका प्रोनाउन हमेशा ही इट होगा। ठीक है, तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। तो मैंने अभी आपको जो दो नियम बताए थे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए। देखो, मैंने बताया था कि कलेक्टिव नाउन है अगर उसका उपयोग सिंगुलर के रूप में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग बहुवचन के रूप में भी हो सकता है जब उसके बीच में मतभेद हो, ठीक है, लेकिन सिंगुलर के रूप में हो रहा है, पूरे समूह या समुदाय का बोध कराने के लिए हो रहा है, तो उसका प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग किया जा सकता है, और फिर वो इट होगा, वो सिंगुलर होगा और न्यूटर होगा, यानी कि नपुंसकलिंग होगा, उसका कोई जेंडर नहीं होगा। तो देखो ये मैंने लिख दिया, जब कोई प्रोनाउन का प्रयोग किसी कलेक्टिव नाउन के रूप में किया जाता है, ठीक है, जब ऐसे लिख लो यहाँ पर जरूर, प्रोनाउन के बिना जब प्रोनाउन इट का प्रयोग किसी कलेक्टिव नाउन के स्थान पर किया जाता है तो वह सिंगुलर और न्यूटर होता है, यानी कि सिंगुलर एक वचन होता है, साथ ही नपुंसकलिंग होता है, उसका कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है, के रूप में होगा यदि वह पूरे समूह या समुदाय का बोध कराता हो। ठीक है, देखो, द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्रिवेशंस इन इट्स मार्च, ठीक है, यानी कि आर्मी को अपने प्रिवेशंस के अंदर बहुत ही टेरिबल यानी कि भयानक प्रिवेशन के अंदर सफर करना पड़ा, गुजरना पड़ा, ठीक है, उसके मार्च के दौरान। तो ये आर्मी है,
तो ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसका प्रोनाउन क्या आया, इट। ठीक है, ये है जैसे कि द फ्लीट विल रिच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक, यानी कि जो बेड़ा है, जो जहाजों का बेड़ा है, वो क्या होगा, एक हफ्ते में अपने स्थान तक पहुंच जाएगा। द फ्लीट है, द फ्लीट विल रिच इट्स, तो ये इट आ गया इसका भी। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है फ्लीट और उसका जो प्रोनाउन है वो इट आ गया। द क्रू म्यूटिनाइड एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर्स। म्यूटिनाइड का मतलब है विद्रोह करना, तो क्रू ने विद्रोह कर दिया और उसके ऑफिसर्स को मार दिया। मान लो कि जैसे कि एक जहाज के ऊपर एक दल है, ठीक है, और जैसे 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, छावनी थी, छावनी के अंदर जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था और वहां के ऑफिसर्स को मार दिया था। इसी तरह ये भी वाक्य वो ऐसा ही है, द क्रू म्यूटिनाइड, यानी कि क्रू ने विद्रोह कर दिया, दल ने विद्रोह कर दिया, एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर, और उसके ऑफिसर्स को मार दिया। तो ये क्रू है, ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसका प्रोनाउन इट आ गया। ठीक है, आफ्टर फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, ठीक है, वर्डिक्ट। तो कुछ समय के बाद में ज्यूरी ने, यानी कि निर्णायक समिति ने अपना निर्णय दिया। तो जब कलेक्टिव नाउन का उपयोग किसी समूह या समुदाय का बोध के रूप में होता है, समूह या समुदाय के लिए होता है, तब इसका प्रोनाउन इट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट और दिस के बीच में क्या डिफरेंस है, मैंने ये भी बताया था कि दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम, पहचान, परिचय और समीपता की कितना दूर है, कितना नजदीक है का बोध कराने के लिए होता है। जैसे कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक और दिस इज अ पेन, ऐसे कहूंगा मतलब ये चीज मेरे नजदीक है। ठीक है, लेकिन इट से पता नहीं चलता कि ये नजदीक है या दूर है। इसी तरह इट का प्रयोग समय, दूरी और मौसम का बोध कराने के लिए किया जा सकता है, जबकि दैट का नहीं। तो हमें मतलब मैंने ये भी बताया था यूज ऑफ इट में कि यदि आपको समय बताना है, मौसम बताना है, दूरी वगैरह बताना है, तो वहां पर इट का प्रयोग हो सकता है, वहां पर दैट का प्रयोग नहीं होगा। और ये भी मैंने बताया कि दिस के बाद नाउन का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि इट के बाद नहीं। यानी कि दिस बुक इज माइन, ये तो आप लिख सकते हो, लेकिन इट बुक इज माइन ये आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इट के बाद में नाउन नहीं आता। ठीक है, तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको पहले तो पॉज करके वीडियो को ये लिख लीजिए। ठीक है, तो यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में भी बताना, कोई डाउट है तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को आप शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, जहाँ भी आप, जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप शेयर कर सकते हो, और ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।